बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खैर रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस ट्रांसमिशन में जो शाम 4 से 6 बजे तक हम आपके साथ होते हैं, इसमें आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमिला हसन। मैं इमरान हसन। सिलसिला तो खैर रमज़ान का ही है, लेकिन इससे पहले कि हम यूजुअल जो हमारे मौज़ूआत होते हैं उसकी जानिब जाएँ, आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम दिन है। आज पाकिस्तान का आइन जो इस वक्त नाफिजुल अमल है 50 बरस का हो गया है। मुल्क भर में आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। कौमी असम्बली में आज एक कन्वेंशन भी जारी है, इसी हवाले से इसमें आइन की बालादस्ती का अज़्म किया गया है और हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान किया गया। एक जानिब हम यौम दस्तूर मना रहे हैं और दूसरी जानिब इसी दस्तूर के ऊपर मुल्क भर में ख़ास तौर पर पंजाब में होने वाले इंतखाबात के हवाले से शदीद कशीदगी देखने में आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो किए जा रहे हैं। 21 अरब रुपए जो फ़ंड देने की डेडलाइन है उसकी आखिरी तारीख है और इससे पहले पार्लियामेंट का महाज खूब गर्म हो चुका है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आज हुकूमत ने इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया है। इलेक्शन के लिए पैसे देने हैं या नहीं, इस हवाले से भी बात होनी है। थोड़ी देर में पार्लियामेंट, आपको पता है अभी मुश्तरका इजलास जारी है पार्लियामेंट का, जिसमें 2 अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए गए हैं, जिसके हवाले से आपको बताएं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड प्रोसीजरल बिल, जिस पर दस्तखत करने से सदर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, जबकि दूसरा इलेक्शन अखराजात का बिल है, जिस पर पार्लियामेंट फैसला करेगी कि पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने हैं या नहीं। इस फैसले के बाद कल इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा इलेक्शन कमीशन, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइंदा का जो लाया अमल है उसको तय करेगा। आज सेनेट में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ कराने की भी करारदाद मंजूर करा ली गई है और वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कहा है कि फौरी इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं है, अलग अलग इंतखाबात से मुल्क में इंतशार फैलेगा। जबकि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड जारी ना किए गए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो जिसे कह रहे हैं कि जी गल वध गई है, तो गल वाकई वध गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। चूँकि इस्लामाबाद से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कुछ खास अच्छी नहीं है। रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा, लेकिन ये जो आइनी लिहाज से और सियासी लिहाज से रमज़ान है, ये कुछ बहुत अच्छी खबरें लेके नहीं आ रहा है। आज का ये जो कन्वेंशन है इसकी आप क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं? और आज जो डेडलाइन है ख़ास तौर पे वजारत ख़जाना के हवाले से जो बजट अमाउंट जारी की जानी है इलेक्शन के लिए, लग तो ऐसा रहा है कि जैसे उसके लिए भी पार्लियामेंट कोई स्टैंड लेगी और वो पैसे जारी नहीं होंगे, तो कल का दिन फिर कैसा आएगा? ओवरऑल क्या तज्जिया है आपका सूरत हाल पे? बहुत शुक्रिया। देखिए अरमिला और इमरान, अब इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट का जो इजलास आज हो रहा है और आज ये सारी कार्रवाई हुई है, करारदादें मंजूर हुई है और ये मुद्दा अब जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हुकूमत ने डाल दिया है जी। तो इसकी अहमियत सिंबॉलिक तो है और सिंबॉलिक वैल्यू लेजिस्लेचर की तरफ से ये पैगाम जाना जो है वो इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस जो है, लेकिन ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कानूनी तौर पर जो मामलात हैं वो बात तौर अदालत में ही देखते हैं और अगर असेंबली जो है वो अगर काबीना, विफाकी काबीना ने पैसे देने, तो विफाकी काबीना अगर जो है वो पैसे रिलीज नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन अदालत में जाकर कहेगा जी कि आपने हमें कहा था कि इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करें। जो काबीना है वो हुकूमत जिसको कहा जाता है वो हमें जो है वो उसने पैसे रिलीज नहीं किए और ये सूरत हाल है और उसके बाद फिर अदालत जो है वो बुला सकती है, काबीना से जवाब तलब कर सकती है। लेकिन जब हुकूमत वहां पर जाएगी तो हुकूमत की हिकमत अमली इस वक्त ये लग रही है कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो पार्लियामेंट को अपनी फेस सेविंग के तौर पर इस्तेमाल करेगी और कहा यह जाएगा कि हमें पार्लियामेंट ने पाबंद किया है कि हम पैसे नहीं दे सकते और जब हमें पार्लियामान ने पाबंद किया है तो फिर आप पार्लियामान और जुडिशरी जो है वो आमने सामने जो है वो उनके दरमियान जो है वो मामलात आ जाएंगे, जिसमें अदालत आमतौर पर जो है वो अदालत की कुछ प्रेशर पहले ही बहुत है, तनकीद पहले ही हो रही है, लेकिन अदालतें आमतौर पर पार्लियामान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी से थोड़ा गुरेज करती है। तो ये मामला जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसके अंदर दोनों इतराफ पे जो है वो कानूनी और सियासी मामला जो है वो चले, लेकिन बात तौर पर इसका जो फैसला है इंतखाबात के हवाले से और क्या अदालत ये उधर कबूल करती है हुकूमत का या नहीं,
ये जो है वो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने जो है वो और अदालत ने जो है वो इसका तयन करना है और वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अदालत यहाँ पर जो है वो जवाब मांग रही है बेसिकली हुकूमत से, और हुकूमत को ही अदालत के अंदर जवाब। बिल्कुल रहमान, जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि अब अदालत का फैसला है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए और ये सारे मामलात अदालती फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उसके बाद जब हमने जो पीडीएम जमाते हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा जी कि हम इस फैसले को नहीं मानते। क्या आपको लगता है कि जो आला अदलिया है उसके फैसले से डिनाई करना, और आज का दिन जिस तरह से डार साहब भी कह रहे कि ये जो 21 अरब रुपए का मामला है, जब तक फंड्स रिलीज नहीं होंगे, और हुकूमत के पास यही लॉजिक था कि हमारे पास हुकूमती मशीनरी हमारे साथ उस तरह से नहीं कोऑपरेट करी इलेक्शन कमीशन, तो फिर ये सारे मामला तो केओस की तरफ ही जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, कानूनी जो मामला है कानूनी तौर पर डील है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई एडिशनल सेशन जज है या कोई मजिस्ट्रेट भी अगर कोई ऑर्डर दे दे तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम इस ऑर्डर को जो है वो नहीं मानते या हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो आपको दोबारा वापस उसके लिए जो है वो कानूनी मामला है तो उसके लिए कानूनी रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का मामला है और अदालत ने बड़ा क्लियरली अपने फैसले के अंदर कुछ चीजें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर अदालत ने अपने फैसले के अंदर यहाँ तक लिख दिया कि ये तारीखें होंगी, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो इस तरह से होगा और ये इलेक्शन की जो है वो नई तारीख होगी। तो उसके बाद हुकूमत के पास गुंजाइश बड़ी बची है। जो गुंजाइश उनको नजर आ रही है वो इन दो चीजों में नजर आ रही है कि वो इलेक्शन कमीशन जाकर कहे कि हुकूमत जो है वो हमें जो है वो मुनासिब सपोर्ट मुहैया नहीं करी या हुकूमत की तरफ से हमें जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिली। सही। उसके बाद अब हुकूमत को देखना है कि क्या उनको कानूनी मामले के तौर पर जो है वो देखना है या फिर उसको सियासी मामला जो है वो बनाना है। अब मेरे ख्याल में लग ऐसा रहा है कि ये मामला जो है वो फिर उस मरहले के बाद ये मामला खालिसन जो है वो सियासी हो जाएगा और उसमें बहुत कम इम्कान है कि हुकूमत जो है वो इस बात पर आमादा हो कि इलेक्शन के लिए पैसा और सिक्योरिटी चाहिए वो दे। अच्छा रहमान, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामान में मौजूद होना कैसा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है इमरान तस्कीन जो है वो अब किसी से ढकी छुपी बात थी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि उनकी जो सबसे अदालत है उसके जो जजेस हैं उनके अंदर तकसीम है और ये तकसीम कम होने की बजाय, ये खलीज कम होने की बजाय ये खलीज और ज्यादा बिखरी होती जा रही है। आप देखिए, पहले बात जो थी वो नोट्स तक, ऑब्जर्वेशन तक, फिर उसके बाद वो फैसले आ गए, फिर उसके बाद सर्कुलर आ गए, फिर अभी आप तफसीली फैसले उठा कर देखें तो फैसलों के अंदर तो बहुत ही ज्यादा जो है वो ऐसी बातें की गई हैं जो कि आमतौर पर जो जजेस हैं या अपने ब्रदरली जजेस जिनको कहा जाता है उनके बारे में जो है वो इस तरह के रिमार्क्स जो है वो नहीं दिए जाते क्योंकि फैसले जो है ये जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा होते हैं। किसी भी कानून की जब आप वो उठाकर देखते हैं किसी मुल्क के अंदर तो ये जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा भी बनते हैं फैसले, लेकिन इन फैसलों के अंदर जो है वो एक दूसरे से मुताल्लिक जो है वो एक दूसरे के इक़दाम के हवाले से ऐसी बातें की जा रही है। तो ये चीज जो है वो आज वहां से ये पार्लियामेंट में भी चली गई और जिस तरह से मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का इजलास जो था और ये कि उसके सिंबॉलिक वैल्यू काजी फाइज ईसा साहब की जो जजमेंट है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो सुप्रीम कोर्ट के वो 3 रुकनी बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन दी है और इनके साथ बहुत सारे जजेस भी हैं जिनका 184 का केस जो है ये बनता ही नहीं है और जिस पर हुकूमत का भी आमादा है कि ये 4-3 का फैसला है और जो पिटिशन थी जो इस्तदा थी वो जो है वो सुनी ही नहीं जा सकती, तो उसको मुस्तरद कर देना चाहिए। तो ये तो एक है, लेकिन ये मत भूलिए कि जो मुकन्नना है या जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं या कौमी असम्बली जिसकी नुमाइंदगी कर रही है वो पर अदालत ये दोनों हुकूमत के सतून के दो सतून जिसमें एग्जेक्टिव है आज़म काबिल वो मुकन्नना लेजिस्लेचर जो है वो आपकी वो एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुल्क की अदालत है। ये हमारे मुल्क में पहले भी बहुत मरतबा ये मार्का हमारी सियासत जो है वो देख चुकी है, इसमें
सजाद अली शाह की जो केस है 1997 वाला, उसका एक बहुत हवाला जो है वो दिया जाता है वहां पर भी कहते हैं। इससे पहले खान चौधरी के जमाने में भी जो है वो वी लॉस्ट योर ऑडियो रहमान। हाँ, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख इस तरह के जो मार्के हैं उससे जो है वो इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं उससे जो है वो भरी हुई है। नतीजा और अवामिल के ऊपर जो है वो उसका इन्हिसार है। क्या वो अवामिल जो है वो अपना वजन जो है वो अदलिया के पलटे में डालते हैं या फिर जो है वो काबीना और मुख्तमना के पलड़े में डालते हैं, तो भी कोई बड़ा वादे नहीं है। ये आने वाले दिनों में वो पता चलेगा, आने वाले दिनों में वाजे होगा। रहमान, दूसरी जानिब आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, अगर आप इसको सॉर्ट भी कर लें। और दूसरी जानिब ये तो हम पार्लिमानी जो इजलास है उसके हवाले से भी बात करें, और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा भी दिया है कि हम अपोजिशन के साथ बातचीत की जाए, टेबल टॉक की तरफ आया जाए। डू यू रियली थिंक कि अभी जो मुल्क में सूरत हाल है उसमें चाहे वो हुकूमती जमातें हैं या इमरान खान साहब हैं, अपोजिशन है, अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए दोनों जानिब से, क्योंकि ये मामला सिर्फ जो एक ईगो या आइन या दीगर चीज़ों का नहीं है, एक पब्लिक इंटरेस्ट का भी मामला है, क्योंकि सारे कयास के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का शिकार है वो आवाम है, और आइन की बालादस्ती को एक दूसरा मामला है ही। इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, आई होप सही तरह सुन पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारी सियासी जमातें, और सिर्फ सियासी जमातें नहीं बल्कि अब हमारे इदारे भी कोलिजन कोर्स के ऊपर है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये टकराव जो है वो बहुत हद तक जो है वो हमें नजर भी आ रहा है कि ये टकराव आने वाले चंद दिनों या हफ्तों की बात है। सियासी जमातें तो एक दूसरे से जो है वो पहले ही जो है वो एक दूसरे से खत्म चुका है। तो ये जो इदारों का टकराव है ये एक ऐसा कोलिजन कोर्स है कि जिसके अंदर ऐसा लगता है कि जो सरकार का जो निजाम है या जो हमारा हुकूमत है वो बैठ जाएगी। मुख्तसरन बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा, अगर आज पार्लियामान इंडोर्स कर देती है कि पैसे नहीं जारी करने, जो लग रहा है बज़ाहिर, तो कल जब ये रिपोर्ट पेश होती है किस हद तक कंटेम्प्ट का चांस आप देखते हैं ऑन दिस गवर्नमेंट एंड खासतौर पर कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर? देखिए, कंटेम्प्ट अभी थोड़ा मामला दूर है। मेरा ख्याल है जब ये चीज पार्लियामान के पलड़े में डाल दी गई है तो अदालत इसमें बहुत एहतियात से काम लेगी कि क्या वफाकी काबीना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं, और ये अदालत के बाद सामने होगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अदालत एक दो मौके और देगी हुकूमत को, काबीना को, कि आप जो है वो इन मामला को दुरुस्त कर लें। तो कंटेम्प्ट जो है वो उसके बाद की बात है, और कंटेम्प्ट अगर लगती है तो फिर मामला जो है वो फिर ये और ही रुख इख्तियार कर जाएंगे। मगर जो करना है वो अदालत के रूबरू अब इलेक्शन कमीशन ने जाकर जब ये कहना है के बाद अदालत इस बात का फैसला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रहमान अज़हर, शुक्रिया आपके तज्ज़िये का। सीनियर एंकर पर्सन रहमान अज़हर हमारे साथ मौजूद थे। आज इनकी गोल्डन जुबली है, 50 साल मुकम्मल हो गए। इस हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जारी था, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे थे। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वक्त हो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए खैर रमज़ान। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा
रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। हासिल नजर शेर है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा तैयबा शाहिदा साबिरा ताहिरा जाहिदा, ये चक्की सैयदा की चल रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। हाँ, जमाना उनका सदका खा रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा। क्या बात है, भी बहुत ही खूबसूरत। खुर्रम शहज़ाद सलाख़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे और हमारी शाम को मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं जी। खैर रमज़ान का सिलसिला शुरू हो ही चुका है, हम अपना तारुफ़ तो करा ही बैठे हैं, लेकिन मौजू का तारुफ़ आपसे कराना बहुत ज़रूरी है और ओबियसली मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी। इंसान की जो ज़िंदगी है, हमें मालूम है कि वो सिर्फ़ एक बार मिलती है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी दुखों, परेशानियों और मुसीबतों की नज़र करके दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी हम सब लोग अज़ाब बना लेते हैं। ऐसा लगता है इन दुखों को पाल लेते हैं अपने आसपास, नफ़रत हो, जलन हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो,
ये ऐसी आदतें हैं जो हर बुराई को जन्म देती हैं और एक तरफ हमारी नेकियों को खा जाती हैं और दूसरी जानिब हमारे सुख की दुश्मन होती हैं ये सारी आदतें। बिल्कुल, जबकि दूसरी जानिब मोहब्बत वो जज्बा और ताकत है जो हर बुराई को दूर और बल्कि ख़त्म कर देता है। मोहब्बत, खुलूस, मरवत ऐसे जज्बात हैं जिनको अपनाने में हमारा कुछ खर्च नहीं आता। इसकी बदौलत लोगों में आप खुशियाँ बांट सकते हैं, खुशी पैदा की जा सकती है। खुशी की बात की जाए, मस्बत सोच की बात की जाए, पुरसकून ज़िंदगी की बात की जाए तो ये जहनी कैफियत का नाम है। इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, खुद भी खुश रहा जाए और इर्द गिर्द के लोगों में भी खुशियाँ बांटी जाए। आज हम प्रोग्राम में सदका, फितराना यानी फितराना की अहमियत के हवाले से बात करेंगे कि क्यों दिया जाता है, कितना लाजमी है, देना किसको चाहिए, किस तरह से दिया जा सकता है और किस चीज़ का दिया जा सकता है फितराना, इसी में बात करेंगे। और चूंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई के इस तूफान में जो सफ़ेद पोश तबका है वो हमारी मदद की डेफिनेटली मुस्तहिक है और आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके लिए प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जी किचन में आपको पता है कि आमना हमारे साथ होती हैं, तो आमना आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आमना, क्या है आज मेन्यू में और क्या चल रहा है किचन में, ये बताइए। आज मेन्यू में हम लोग थोड़ा मैक्सिकन कर रहे हैं। आज हमारे पास है चीज़ कैसेरियाज बन रहे हैं और साथ में चॉकलेट मफिन्स बनेंगे। और ड्रिंक, अभी आपने प्यार मोहब्बत की बात की तो आज मोहब्बत वाला शरबत बनेगा। ये इसकी स्पेशलिटी भी यही है, इसका नाम भी यही है और ये मोहब्बत का शरबत है ये। और अब इसके साथ आपको रुके सबको देखना पड़ेगा क्योंकि वो तो हम एंड पे बनाएंगे, लेकिन ये कि इसकी स्पेशलिटी आज के हमारे टॉपिक के हिसाब से भी है। और अभी मैं जो है वो मफिन्स की मिक्सिंग कर लूंगी ताकि मैं उनको बेक होने के लिए बताइएगा किस तरह से। मेरे पास शुगर, पाउडर्ड शुगर ले लिया मैंने, इसमें मैं एग ऐड करके और इसको बीट करूंगी। इसकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लूंगी एंड देन मैं इसमें फिर अपना जो अपने वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क और कॉफ़ी, मैंने फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी लेनी है क्योंकि कॉफ़ी का इसके अंदर एसेंस और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके साथ मैं इसको मिक्स करके और इसको हम लोग 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक होने रख देंगे। साथ में जो कैसेडियाज हैं उसके लिए चिकन की मैरिनेशन मैं रेसिपी कार्ड है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ क्योंकि मैं ये बाय द टाइम कर लूँगी ताकि फिर हम इसको आप लोग जब आएँ तो मैं ये दोनों चीज़ों के साथ रेडी होंगी। इसके लिए मस्टर्ड पेस्ट लिया है मैंने, ठीक है, और जो पेपरिका पाउडर है, सॉल्ट, चिकन पाउडर, चिली सॉस और ये विनेगर है। इन चीज़ों के साथ मैं इसको जस्ट मैरिनेट करके मैंने इसको रेडी कर लेना है, देन फिर बाकी के काम मैं आपके सामने। ठीक है, डन। आप कंटिन्यू करें, हम अपने टॉपिक की जानिब भी आते हैं। ऑलवेज ऑन टाइम एंड ऑलवेज वेल मैनेज्ड एंड वेल प्लान्ड। आमना हमारे साथ है। आमना, ऑल द बेस्ट। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले भी बताइए कि माशाल्लाह दूसरा अशरा भी खत्म होने को है, क्या फीलिंग है सर, क्या एहसास है, कैसा चल रहा है? सुभान अल्लाह जी, अल्लाह पाक ने इतना करम किया, लेकिन वही बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक बार बार जहन में आती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लौ यालमुल इबादु मा रमज़ान, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल अन यकून सनत कुल्लहा, पूरा साल रमज़ान ही रहे। यानी ये जो हमें एक थोड़ी सी तकलीफ आती है ना, बाज़ औक़ात प्यास की, बाज़ औक़ात भूख की, ये भी बड़ा अजर है। जब एक इंसान भूखा है, प्यास उसे लग गई, उस तरह भूखा नहीं, भूख लगी हुई वाला भूखा, ठीक, तो खाना भी है घर में, पानी भी है और अकेला है, दस्तरस में भी है, हाँ अकेला है और देख भी कोई नहीं रहा। इसके बावजूद जब वो पानी का एक घूंट भी मुंह में नहीं ले जाता और खाना भी, तो अल्लाह ताला उस पर फख्र करता अपने फरिश्तों के सामने कि देखो मेरे बंदे के पास हर चीज़ है, ये अपनी भूख मिटाने पर भी कादिर है, अपनी प्यास भी मिटा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूंकि मेरी इजाज़त नहीं है ये खाना और पानी नहीं ले रहा, अल्लाह पाक फरमाता है कि ये बंदा मेरी रज़ा की खातिर अपना खाना छोड़े हुए। तो कितने अजीम है वो लोग। और मैं यहाँ पे ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि आप ये भी रोशनी डालते चले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन पहले 2 अशरों में, इन 19 दिनों में शायद वैसे रमज़ान नहीं उससे फ़ायदा उठा पाए या गुजार पाए, हो सकता है किसी ने रोज़े ना रखे हों, बमरे मजबूरी या वैसे ही नफ्स ने ना रखने दिए हों, और वो अब सोच रहे हो कि चलो अब तो रमज़ान गुजर गए, अब क्या करना। तो क्या उनके लिए अब भी गुंजाइश है कि गेट बैक टू दिस होली मंथ एंड आज से शुरू करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी करम फरमाने वाली। ओए होए, अभी से जी, आज से भी नहीं, इसी रफ्तार में बैठ जाएं, अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब हो जाए, नदामत के आंसू बहा लें, अल्लाह के हुजूर रो पड़ें, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मेरे मालिक मुझ पर करम फरमा, मैं नहीं कर सका, अब मुझे तौफीक भी अता फरमा और मैं करने का इरादा करता हूँ, और ये जो रह गए या इनसे पिछले सालों में, ये मैं माह रमज़ान के बाद इनकी गिनती करके रखूँगा इंशाअल्लाह। अभी अल्लाह से वादा करके जो शुरू हो जाएगा और जिसके अंदर इखलास होगा इंशाअल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस है उनकी रोशनी में ये बात कहता हूँ,
अल्लाह उसे आज ही अफ्तार में बख्श भी देगा। इंशाअल्लाह। बात है, वाह वाह जबरदस्त। ये इंशाअल्लाह। अल्लाह अच्छा रब्बुल इज्जत वैसे बिल्कुल। आज के टॉपिक के हवाले से जरूर चाहेंगे फितराना, बेसिकली हम चाहेंगे देखने वालों की समझ बूझ के इसकी अहमियत क्या है बेसिकली, और किस तरह से दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है, ज़रा ओवरऑल हमें बताएं। फितराना तो आपने जो बात की, बल्कि आपके इंट्रो में जो बात थी, मैं तो समझा कि शायद मौजू ही बदल गया, लेकिन वाकई वो जुड़ा हुआ है इस तरह फितराने के साथ कि गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करना। बुनियादी तो इसका मकसद यही है कि जो लोग माशरे में देखें ना, वो माशरा जिसमें आधे लोग खुश हों आधे लोग परेशान हाल हों, वो खुशी कोई खुशी नहीं है। जिस फैमिली में आधे लोग परेशान हाल हैं आधे खुश हैं, जिस घर में एक भाई परेशान है दूसरा भाई खुशहाल है, तो ये खुशी कोई खुशी नहीं है। खुशी तकसीम करने से बढ़ती है, गम में किसी के शरीक हो जाए तो गम तकसीम करने से थोड़ा होता है। वाह वाह। तो फितराना तो बुनियादी तौर पर हर शख्स को इस खुशी में शामिल करना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद उल फितर की सूरत में हमें अता की है। रोज़ेदारों के लिए कि जिसके रोज़ों में कोई कमी रह गई, कोई नुकसान हो गया, उससे रोज़े में पूरा एहतराम नहीं कर सका, कभी कोई झूठ बोला गया, कभी कोई गीबत हो गई, कभी कोई चुगली हो गई। गलती है, इंसान है, इंसान से भूल चूक हो जाती है। तो जो गलतियाँ इंसान से माह रमज़ान में कोशिश के बावजूद भी कुछ ना कुछ गलतियां उससे फिर हो गई, तो ये सदका उन गलतियों का इजाला है। इंसान के रोज़ों में कोई कमी जो रह गई थी, इस सदका से वो दूर हो यानी कि जाएगी। अल्लाह ने एक और हमारे लिए ऑप्शन रख दिया है कि इन केस अगर इनाम दे दिया जी, इनाम दे दिया। तो गलती कर देखिए बैठे ना, अब अगर रह गया था तो कोई इंसान परेशान हो जाए आज कि मुझसे तो इतनी गलतियां हो गई तो क्या करूं, तो अभी तैयार हो जाओ, फितराना है, शौक से फितराना दो। फितराना हर शख्स पर लाजिम है। वो आप यूं कह लें कि जो शख्स, जो बच्चा उस दिन पैदा हुआ ना, चांद रात को भी, सुबह ईद उल फित्र की सुबह में भी जो पैदा हुआ उस पर भी फितराना है। उसके वालिदैन देंगे, घर के मुलाजिमों पर फितराना है, आपके घर में उसके मालिक उसकी तरफ से देंगे। कोई गुलाम है, आजकल तो गुलाम है नहीं, लेकिन जब गुलाम थे तो उन पर भी फितराना था। छोटे बच्चे पर, बड़े बच्चे पर, कुछ बाले गए ना बाले गए, हर एक पर फितराना लाजिम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रूटीन थी इस हवाले से? क्या ईद से बहुत पहले फितराना अदा फरमाया करते थे, और उसके लिए क्या लोगों को ढूंढा करते थे या खुद से लोग आ जाया करते थे? उस वक्त की क्या रिवायात है? कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माना मुबारक को अगर देखें तो रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द तो मुस्तहिकीन का एक जुर्मट लगा रहता था। जो मुस्तहिक थे, जो आका अलैहिस्सलाम के अपने जो करीब पढ़ने वाले जो असहाब सुफ़ा थे, वो इतने मतलब माली तौर पर मुस्तहिकीन थे। आका अलैहिस्सलाम को तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत इसलिए नहीं रहती थी कि हर मुस्तहिक आपके पास ही रहता था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माना अक़दस में जब तक अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा रही, अभी मक्का में, मदीना मुनव्वरा में अभी इतनी माली वसअत नहीं थी आई, माली वसअत नहीं आई थी। वैसे ये जो जब खैबर वगैरह के फतह होने के बाद वसअत आ गई थी ज़रूर, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा आई नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में इस वसअत के आने के बावजूद भी, जो खैबर की माल गनीमत की सूरत में था, अपने घर में अभी दौलत नहीं दाखिल होने दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो अपने घर में ये दुनिया को तलाक दे रखी थी, अपने घर में नहीं आने दिया, लेकिन इसके बावजूद अपनी अज़वाज की तरफ से, ख़ुद अपनी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितराना अदा किया और हर किसी को लाजिम किया। फरमाया कि तुमने फ़ितराना देना, और 4 चीज़ों का नाम है हदीस पाक में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जौ, एक सा तकरीबन आप यूँ कह लें कि 3.5 किलो से कुछ थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, 3.5 किलो आप कह लें। ठीक है। 1 सा जौ, 1 सा किशमिश, 1 सा खजूर या पनीर, ये 4 चीज़ों का नाम है। ये जो गंदम है, गेहूँ जिसमें हम आजकल देते हैं, इसमें आधा सा की रिवायत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किलो में कितना बनता है? वो किलो में अगर आप देखें 1.5 तो किलो? नहीं ज़्यादा बन जाएगा। आप 3.5 को अगर करें हाँ, 3.5 तो 1.5 के बाद 1 किलो 75 ग्राम, 750 किलो, तकरीबन 2.25 बन जाता है। 2.25 प्लस है ये, ठीक। 2.25 से ऊपर है तो 2 किलो को अगर आप कर लें तो गंदम का आधा सा रखा। और मेरे अपने अंदाजे में जो मैंने सोचा मुमकिन है उस वक्त बाकी 4 चीज़ों का रेट बराबर होगा। गंदम महंगी थी नबी अलैहिस्सलाम के अपने दौर में। अगर आप वैसे देखें कोई थोड़ा सा पीछे चले जाए, जैसे मैं जौ के साथ में अभी आते हुए रास्ते में सोच रहा था, मेरी अपनी याद में मैंने सस्ता जौ देखा हुआ है। ठीक है, मुझे ज़रा एक लम्हे के लिए आपको रोकना पड़ेगा कि हमारे पास अफसोसनाक अपडेट आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। वो
कोयटा बाचा खान चौक के हवाले से है, जहाँ पे इतलात के मुताबिक अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है। रेस्क्यू ज़राए ये कहते हैं कि इस धमाके में 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक जानी नुकसान की मजीद इतलात नहीं है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम ज़रा तफसीलात ले लेते हैं। अकरम, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल। बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या ये वाक़या हुआ, कहाँ पे हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही कोयटा का मशहूर और मारूफ बाजार है बाचा खान चौक, यहाँ पर जो है आपसे कुछ देर कबल जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर नसीर शाहवानी जो अपने मामूल की गश्त पर थे कि उनकी गाड़ी के करीब जो है जो बताया जा रहा है टाइम डिवाइस के जरिए मुस्तकिल में नर धमाका खेज मवाद को ब्लॉक किया गया, जिसके नतीजे में हमारी अब तक की इतलात के मुताबिक जो है 4 लोग इसमें जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और मुतअद्दिद लोग इसमें जख्मी हैं। करीबी अमातों को भी धमाके की वजह से शदीद नुकसान पड़ा, क्योंकि अफ्तारी से कबल का ये वक्त था। बहुत से लोग जो अपने दफातर से और दीगर अमूर की अंजामदही के बाद अफ्तारी की तैयारी के लिए इस करीबी बाजार आए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 लोग जिंदगी की बाजी हार गए और एसपी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी को भी पूरी तरह से नुकसान। मैं वही पूछने लगा था अकरम, ये सरकारी गाड़ी है और इसको भी हमें लगता है कि नुकसान पहुंचा है। क्या इस गाड़ी में मौजूद भी किसी शख्स का कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई शख्स जाम बहक हुआ है? जी बिल्कुल, जो सिक्योरिटी जराए अब तक की इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो हमें बताया जा रहा है और बताया जा रहा है पुलिस एहलकार भी इसमें जख्मी हुए। तमाम इस हवाले से मजीद इतलात जो है उनसे शेयर की जा रही है। जख्मियों को और जाम बहक होने वालों को पहले जो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इलाके को कॉर्डन ऑफ करके मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ देर कबल भी बाकायदा तौर पर एक थ्रेड अलर्ट भी जारी किया गया था कि मशहूर और मारूफ जो है कारोबारी मराकिज में किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है, जिसके मुताबिक आज जो है अफ्तारी से कबल ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 लोग जिंदगी की बाजी आ गए। तेज सस्ता बाजार भी यहीं पे लगा है, तो मशहूर और मारूफ बाजार है जहाँ पर जो है लोग जमा थे, मामूल की जो है रूटीन के मुताबिक वो खरीदारी कर रहे थे कि जो टाइम डिवाइस के जरिए मोटरसाइकिल में इब्तदाई इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद नष्ट किया गया था, उसे ब्लॉक किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस को भी नुकसान पहुंचे, करीबी अमातों को भी नुकसान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपसे हम अपडेट्स लेते रहे। मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें कोयटा से इशारा इकबाल से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में ये हुआ है और 4 कीमती जाने, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके लवाइकीन को सब्र दे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मज़ीद जो अपडेट्स होंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए खैर।